क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज फिर आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आ, आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक, तो मॉडर्न ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले हम हिस्ट्री को थोड़ा डिवाइड करना सीखेंगे कि कैसे हिस्ट्री को हम पढ़ सकते हैं बहुत एक आसान तरीके से। जिन लोगों को हिस्ट्री हिस्ट्री बहुत कठिन लगती है, पढ़ना बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, तो मैं आपके लिए एक बहुत आसान तरीके से इस सब्जेक्ट को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिए। ठीक है, तो आज हम इस आधुनिक इतिहास की यात्रा में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो आज हम जो टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं इसमें कुछ बेसिक टर्म्स आएंगे जिनको हम समझना हमें हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो जैसे कि कुछ टर्म्स हैं। रेनिसेंस। रेनिसेंस मतलब पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या होता है कि दुनिया में किसी चीज़ को दोबारा से रिबिल्ड करना। ठीक है, जिसका पुनर्जन्म करना एक तरीके से। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो सुषुप्त अवस्था में जा चुकी है, यानी कि पुरानी परंपरागत तरीके की बनी बनाई व्यवस्थाओं पर चल रही है, तो उसमें हमें कुछ नए परिवर्तन लाने हैं, नई चीज़ें ऐड करनी है उसमें, तो हम पुनर्जागरण की संज्ञा में रखेंगे। तो यानी कि आधुनिक भारत की इतिहास के को हम शुरू करने से पहले थोड़ा हम इतिहास को बांटना सीख लें। ठीक है, तो बांटना कैसे सीखते हैं, यानी कि मान लीजिए आप अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ आ जाइए, यानी कि ये इतिहास का समय हम मानते हैं कि एक हिस्ट्री का जो पीरियड है हिस्ट्री का। ठीक, हिस्ट्री को हम लगभग, हिस्ट्री किसे कहते हैं, यानी कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि हमारा हिस्ट्री जो है वो हमारा क्या है, बीते हुए अतीत का अध्ययन है। ठीक, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। अब इतिहास किसे कहते हैं, हमारे जो बीते हुए कल हैं, यानी कि हमारा जो अतीत में बीत चुका समय है उसका अध्ययन करना ही हमारा इतिहास कहलाता है। और यानी कि इतिहास को कब से लिखा गया, तो जब से इतिहास को लिखा जाने लगा वो हमारा हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। और जब इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करना जानता था, यानी कि चीज़ों को समझना और उनको परखना बहुत कम जानता था, तो उस समय इंसान अपनी गतिविधियों को, अपने क्रियाकलापों को वो लिखता भी नहीं था, ना कहीं उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता। ठीक, तो जब से इंसान ने लिखना शुरू किया यानी कि पढ़ना शुरू किया, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। और उससे पहले का जो समय है हमारा, वो हम कहलाता है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड। यानी कि जब इंसान कुछ भी नहीं जानता था, ना लिखना जानता था, ना पढ़ना जानता था, ना किसी चीज़ को कोई चित्र बनाना जानता था, उससे पहले का समय वो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल के बाद जब से इंसान ने अपनी गतिविधियों को, दैनिक जीवन में होने वाली गतिविधियों को जब से उसने लिखना शुरू किया ताम्रपत्रों पर, और क्या कहते हैं जो विशेष प्रकार के शिलालेख होते थे उन पर, और जो गुफाओं में चित्र बनाकर, आलेख बनाकर, इन सब तरीके से वो अपने गतिविधियों को, अपने जीवन में होने वाली घटित घटनाओं को वो किसी न किसी फॉर्म में उसको दर्शाने के लिए कुछ लिपि का इस्तेमाल करके, जैसे कि यहाँ चित्रलिपि है, या फिर किसी जो इंस्क्रिप्शन आपके होते हैं जो शिलालेख, उन पर उसने जो लिखावट शुरू करी। तो ये कहीं ना कहीं वो आने वाली जनरेशन को ये बताने के लिए ये सब कर रहा था कि आज से आने वाली जो जनरेशन होगी वो ये जान सकेगी कि पिछले हमारे जो पूर्वज हैं वो कैसे जीवन यापन करते थे। अगर वो हमारे पास आज वो नहीं होती चीज़ें, तो हम आज अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। तो हमारे पूर्वजों ने जो हमें बहुत सारी चीज़ें दे के गए हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, और जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स। ठीक है, तो वो हमारे सब पुराने समय की बारे में जानकारी देते हैं। ठीक, तो उसके बाद यानी कि अगर हम इतिहास को बांटते हैं इतिहास को, तो पहला जो इतिहास का पोर्शन होता है आपका एंशियंट। एंशियंट हिस्ट्री जो है वो आपकी कहलाती है लगभग 10,000 BC टू क्या कहते हैं 750 BC तक का समय जो है आपका ये कहलाता है, सॉरी BC ने AD, यहाँ पे AD तक का जो समय है ये सब आपका कहलाता है, क्या कहते हैं, एंशियंट हिस्ट्री। और जो आपकी इसके बाद अगला पोर्शन शुरू होता है मीडिएवल पीरियड। ठीक,
तो मीडिएवल पीरियड में क्या होता है कि आपका जो 750 एडी से 1250 एडी तक का जो समय है वो आपका कहलाता है मीडिएवल पीरियड। ठीक, और उसके बाद आपका जो अगला पोर्शन शुरू होने वाला होता है, यानी कि जिसकी हम मॉडर्न, ठीक, मॉडर्न पीरियड की जिसको हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं, ये आपका कहलाता है 1250 से 1250 एडी टू आपका ये कहलाता है 1947 तक के समय को हमने बांट रखा है। ये समय का डिवाइडेशन है। ठीक, तो समय को अगर हम बांट लें, बहुत आसान तरीका हो ये है इतिहास को पढ़ने का कि जिसमें हम एक एक सेक्शंस को करके पढ़ते जाएंगे। तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम मॉडर्न पीरियड की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक, तो जिसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यानी कि जैसे रेनिसेंस मतलब पुनर्जागरण जब दुनिया बहुत आज से लगभग 15वीं 14वीं शताब्दी में यूरोपियन देशों में क्या होता था कि एक नई चीज़ की शुरुआत होती है, यानी कि जो पुरानी परंपरागत प्रथाएं जो चली आ रही थी यूरोप में, उसके खिलाफ जाके कुछ लोगों ने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की शुरुआत करनी शुरू करी। उसके बाद यानी कि द रिबर्थ ऑफ लर्निंग, यानी कि उन्होंने दोबारा से चीज़ों को सीखना शुरू किया बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी एंड ह्यूमनिज्म, यानी कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित चीज़ें थी उनको उन्होंने सीखना शुरू किया और जो मानव हित के लिए मतलब लाभकारी थी। ठीक है, यानी कि जिसमें मानव हित का कल्याण हो और साइंटिफिक अप्रोच हो उसमें। तो हमने पुरानी जो परंपरागत चीज़ें थी उनका विरोध करके उनके खिलाफ जाके उनमें हमने कुछ परिवर्तन करने शुरू किए। ठीक, तो इसको कहते हैं पुनर्जागरण। और ये सबसे पहले अगर हम देखें तो यूरोपियन कंट्री में शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग थे आके उन्होंने अपनी ही बनी बनाई परंपरा में उन्होंने कुछ सुधार करने शुरू किए। ठीक है, और उस सुधार का परिणाम आज ये है कि आप देखते हैं यूरोपियन कंट्री हमसे कितने आगे निकल चुके हैं, यानी कि आज भी हम उनके बराबर सोच भी नहीं सकते जितना वो हमसे आगे निकल चुके हैं। ये सब का परिणाम, यानी कि इस सब का कारण यही है कि वो उन्होंने हमसे बहुत समय पहले जिस चीज़ को आज हम अपनाने की सोच रहे हैं वो हमसे आज से 100 साल पहले अपना चुके हैं, उस चीज़ को कर चुके हैं वो। ठीक है, तो यानी कि जो उन्होंने उनकी जो परंपरागत थी उसमें उन्होंने जब सुधार करना शुरू किया तो उसको हमने बोला पुनर्जागरण, यानी कि रिबर्थ ऑफ लर्निंग बेस्ड इट ऑन द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी कि विज्ञान की द्वारा चीज़ों वैज्ञानिक विचारधारा को उसमें अपनाते हुए उसकी एक ऐसी विचारधारा लेके आना जिसमें हम साइंटिफिक अप्रोच को लागू करते हो उसमें। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच जिसमें हम अपनाते हों, जैसे कि मान लो आज की डेट में हम धर्म को ज़्यादा वरीयता देते हैं इंडिया में। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने इस चीज़ में सुधार किया जिसको आगे चल के हमने बोला प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, यानी कि धार्मिक जो सुधार हुए, धार्मिक जो सुधार हुए। ठीक, यूरोप के अंदर जो धर्म में जो सुधार किए गए वो क्या कहलाए हमारे लिए प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, अ मूवमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, यानी कि यूरोप के अंदर जो कैथोलिक जो चर्च होते थे, ठीक है, जो ईसाइयों के जो यहाँ पे जो चर्च होते हैं उनमें जो एक भ्रष्टाचार की जो नीति अपनाने लगे लोग, यानी कि चर्च की आड़ में बहुत अधिक भ्रष्टाचार बढ़ गया यूरोप के अंदर, और उसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किए लोगों ने, आम जनता ने, वो हमारे लिए कहलाए धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो धार्मिक सुधार आंदोलन में यानी कि उनका कुल मिला के यही कहना था कि जो आप धर्म की आड़ में जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं दुनिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं मानव के लिए खतरनाक होगा और उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत घातक साबित होगा एक दिन। तो उसको उन्होंने अपने फ्यूचर की जनरेशन को के बारे में सोचते हुए उन्होंने इस चीज़ में सुधार करना बहुत ज़रूरी समझा और उन्होंने इस चीज़ में सुधार किया और उसका परिणाम आज आपके सामने है कि वो दुनिया में सबसे आगे हैं हम लोगों से। ठीक है, तो पुराने समय में कुछ अन्य चीज़ें चलती थी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब ये है कि संविधान होते हुए राजशाही चलना। ठीक, राजतंत्र
तो संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता है, एक यानी कि एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम होता है, यानी कि एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली, अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच, जिसमें द पावर्स ऑफ द मोनार्क आर रेस्ट्रिक्टेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि जो राजा की शक्ति है वो वहाँ की संसद द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक, यानी कि किसके द्वारा रेस्ट्रिक्टेड की जाती है, पार्लियामेंट द्वारा। जो राजशाही एक ऐसी प्रणाली, राजतांत्रिक प्रणाली है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात कर रहा हूँ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर एक, यानी कि ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें राजा की शक्ति को पार्लियामेंट, वहाँ की संसद द्वारा नियंत्रित किया जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल, जो संसद यानी कि जो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, जनता का जो प्रतिनिधित्व करती है, वह संस्था किस पर नियंत्रण स्थापित करती है, वहाँ की राजशाही पर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि एक तरीके से आपके यहाँ एक पार्लियामेंट्री फॉर्म भी है और राजशाही भी है, यानी कि दो तरह की सरकारें काम कर रही हैं इसमें। इसको हम कहेंगे संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि संविधान भी है और राजतंत्र भी है, तो उसको हमने बोला संवैधानिक राजतंत्र। अगला टर्म है रिपब्लिकन फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गणतंत्रात्मक रूप है सरकार का, वो कैसा रूप है, यानी कि अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसी प्रणाली सरकार की जिसमें द पावर इज इन हैंड्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो शक्ति है वो जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। ठीक है, यानी कि गणतंत्र जहाँ पर होता है, गणतंत्रात्मक शासन जहाँ पर होता है, वहाँ पर जो शक्ति है वो जनता द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों के हाथों में होती है, यानी कि जनता ने जिसको चुना है उसके हाथ में देश को चलाने की शक्ति होती है। जैसे कि अपने इंडिया में होता है, यानी कि लोकतंत्र है प्लस गणतंत्र भी है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ से जो चुन के हम जिनको भेजते हैं संसद में, जिन्हें हम सांसद कहते हैं, एमपीज, तो एमपीज जाते हैं और वो अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रणाली को हम रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक, फिर है एक ऐसी विचारधारा जिसमें हम कहते हैं, जिसको कहते हैं कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद। पूंजीवाद एक विचारधारा है, ठीक, जिसमें क्या होता है, एंड द इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो उत्पादन के संसाधन हैं, उत्पादन के जो साधन हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उनका जो वितरण है, आर प्राइवेटली ओन्ड, यानी कि ये किसी एक प्राइवेट संस्था द्वारा, यानी कि स्वामित्व जो होता है वो किसी निजी हाथों में होता है। ठीक है, आर ऑपरेटेड फॉर प्रॉफिट, और ये हमेशा लाभ के लिए काम करते हैं, यानी कि जो जनता, यानी कि जो प्रोडक्शन मीन्स हैं, यानी कि जो संसाधन, उत्पादन के जो साधन हैं और जो वितरण के साधन हैं, उस पर किसी निजी स्वामित्व जो होता है जिस देशों में, वहाँ पर हम उसको कहते हैं पूंजीवाद। ठीक, पूंजीवाद। और उसके बाद एक अगली विचारधारा आई सोशलिज्म। क्या आई? सोशलिज्म मतलब समाजवाद। समाजवाद किसे कहते हैं? यानी कि ये भी एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली, यानी कि द इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जिसमें जो उत्पादन के जो साधन हैं, आर ओन्ड बाय द सोसाइटी, यानी कि ये किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? समाज के द्वारा। यानी कि एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें समाज का नियंत्रण होता है, उसके जो संसाधन हैं उन पर। ठीक, और कम्युनिटी रेदर देन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, ना कि किसी निजी स्वामित्व का इस पर नियंत्रण होता है, बल्कि उस पर समाज का नियंत्रण होता है। जहाँ पर समाज का नियंत्रण होता है आर्थिक चीज़ों के ऊपर, ठीक है, प्रोडक्शन के ऊपर, चाहे वितरण वाली प्रणाली के ऊपर, तो हम वहाँ पर कहेंगे उसको समाजवाद। ठीक, और उसके बाद अगली प्रणाली है, यानी कि ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, रेनेसांस, ठीक है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, यानी कि ये जो फॉर्म है ये सब हमें आपको दिखाई देती हैं पुनर्जागरण के समय, जब यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हो रही थी, तो इन विचारधाराओं को अपनाया गया, जैसे कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें उन लोगों ने अपनाई और अपने यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर सुधार किए, जिसका परिणाम आज देखते हैं कि वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं हर चीज़ में, चाहे साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे क्या कहते हैं समाजवाद के क्षेत्र में हो, या पूंजीवाद के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में ले लो आप, वहाँ पर वो हमसे हर चीज़ में आगे निकल चुके हैं। यानी कि
अब थोड़ा समझते हैं कि कैसे इतिहास को पढ़ना चाहिए। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज दैट ऑफ अदर कंट्रीज इज यूजुअल डिवाइडेड इनटू एंशियंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न पीरियड। यानी कि जो हमारे भारत का जो इतिहास है वो वैसे ही इतिहास है जो अन्य देशों के इतिहास की तरह उसको बांटा गया है एक एंशियंट पीरियड में, मीडिएवल पीरियड में और मॉडर्न पीरियड में। दिस इज डन विद अ व्यू टू शो दैट, तो ये क्या दिखाने के लिए है, दैट द सोसाइटी यानी कि जो समाज है, इकोनॉमी यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, पॉलिटिक्स यानी कि जो राजनीति है, एंड कल्चर और जो सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं ऑफ ईच पीरियड आर वेरी डिफरेंट। यानी कि हर पीरियड में ये समाज, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कल्चर हर पीरियड में आपको अलग अलग टाइप से दिखाई देंगे, ठीक, आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर पीरियड्स। यानी कि हर पीरियड में आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। वी बिगिन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन द 18th सेंचुरी। यानी कि हम भारत में अगर मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत माने तो कब से मानी जाती है, लगभग 18वीं शताब्दी से, ठीक। बिकॉज मैनी ऑफ द चेंजेस दैट आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स। यानी कि क्यों इस समय से आधुनिक इतिहास की शुरुआत क्यों मानते हैं, क्योंकि इस समय से ही बहुत बड़े लेवल पर जो हमें सुधार देखने को मिलते हैं, ठीक है, कैन बी सेड टू बी हैव बिगिन इन दिस पीरियड। यानी कि वो इसी समय हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि दुनिया में जो बहुत बड़े सुधार देखने को मिले वो हमें 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही देखने को मिलते हैं। These changes first begin in other parts of the world। यानी कि ये जो परिवर्तन थे वो दुनिया के अन्य हिस्सों में भी शुरू हो रहे थे। एंड केम टू अस अंडर कंडीशन, और हमारे पास उन परिस्थितियों में आए विच वर नॉट फॉर आवर चॉइस, जो हमारी पसंद के अनुसार नहीं थे। यानी कि दुनिया में जब परिवर्तन हो रहे थे तो हमारे पास जब वो आए परिवर्तन तो हमारे हिसाब से नहीं हुए। एज आवर कंट्री हैड गॉन अंडर फॉरेन डोमिनेशन। क्यों, क्योंकि उस समय वो हमारा देश जो था वो किसी विदेशी शक्ति के नियंत्रण में था, ठीक है, विदेशी प्रभावों के अंदर हम लोग जी रहे थे। हाउएवर द लाइफ ऑफ द पीपल, हालांकि जो लोगों की ज़िंदगी थी इन आवर कंट्री हैज़ बीन डीपली अफेक्टेड बाय दीज चेंजेस। यानी कि बहुत अधिक प्रभावित हुई इन परिवर्तनों की वजह से, ठीक। यू नो दैट इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, और आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी कि जब 18वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही थी उसी समय हमारे देश में वॉज वेरी मच डिवाइडेड। यानी कि हमारा जो देश था वो बहुत अधिक बटा हुआ था। किस आधार पे, द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वीक, और जो हमारा प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। एंड पीपल्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी वर इनसिक्योर, और लोगों का जीवन और जो क्या कहते हैं संपत्ति के जो साधन थे उन वो बहुत असुरक्षित हो चुके थे। यानी कि हमारा जब देश हमारे यहाँ पर 18वीं शताब्दी की शुरुआत में आप जानते हैं कि हमारा देश एकदम पूरी तरीके से बटा हुआ था, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। यानी कि इतने बड़ी देश में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारा पूरा देश इस तरीके से बटा हुआ था कि कुछ चंद लोग आके हम लोगों के ऊपर शासन करते रहे और हम कुछ भी नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि हम उस समय पूरी तरीके से बटे हुए थे और जिसका फ़ायदा उठाया विदेशियों ने और उसके बाद हम पर हजारों सालों तक शासन किया, ठीक है। द यूरोपियन मर्चेंट्स देन ट्रेडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो यूरोपीय लोग भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आए थे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में भारत के अंदर, टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, उन्होंने इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाया। एंड अ ग्रुप ऑफ फॉर्म ऑफ देम कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड, और उनमें से एक समूह आता है इंग्लैंड से, बिकम द मास्टर ऑफ द लैंड, और वो इस ज़मीन के मालिक बन जाते हैं। यानी कि देखिए कितनी विडंबना रही होगी कि वो लोग आए हमारे देश के अंदर व्यापारी बनकर और उन्होंने यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जो बहुत कमज़ोर थी, और यहाँ की जो क्या कहते हैं सामाजिक व्यवस्था को देखा जो पूरी तरीके से बटी हुई थी, तो उन्होंने देखा क्यों ना इस स्थिति का फ़ायदा उठाया जाए और इनको हमें एक तरीके से गुलाम बना के यहाँ रखना चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने इस नीति को फॉलो किया और उसके बाद जो भी थोड़े बहुत बचे हुए थे जो लोग आपस में जुड़े हुए थे उनको भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के द्वारा उनको तोड़ के रख दिया और उसके बाद कई सालों तक हमारे ऊपर शासन किया, ठीक है। कहीं ना कहीं ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे यहाँ की जो राजशाही थी, यानी कि जो एक तरीके से चाटुकार बनी रही इन अंग्रेज़ों का या इन विदेशी कंपनियों का या विदेशी लोगों का। क्यों, क्योंकि अगर ये चाहते तो हमारा देश कभी शायद गुलाम ना होता, ठीक है। इन्होंने कुछ फ़ायदे के लिए इन्होंने पूरे देश को गुलाम बनवा दिया, ठीक। फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स, और अगले 200 सालों तक, यानी कि ऐसी परिस्थिति बनने के बाद अगले 200 सालों तक इंडिया रिमेन इन बॉन्डेज
यानी कि हमारा जो देश था वो इन प्रतिबंधों में बंधा रहा, विच केप्ट हर बैकवर्ड, जो उसको कहाँ ले गए, पीछे धकेल के ले गए। ठीक है, यानी कि अगले 200 सालों तक इंडिया हमारा ऐसे बंधनों में बंधा रहा जिसने भारत को बहुत पीछे ढकेल दिया। ठीक, एंड डिलेड हर बिकमिंग मॉडर्न, और उसको किसमें रोका, मॉडर्न, आधुनिक बनने में। यानी कि जब हम गुलाम हो गए, दूसरे लोगों के प्रभाव में थे, तो हमें कहीं ना कहीं कहाँ से हमें मॉडर्न बनने देंगे, वो हमें वो बहुत पीछे ढकेल के ले गए। ठीक, द पीरियड ऑफ इंडियाज बॉन्डेज हाउएवर वाज आल्सो द पीरियड ऑफ द अवेकिंग ऑफ इंडियन पीपल, यानी कि ये वो पीरियड भी था, यानी कि जब हम बंधन में जी रहे थे, यानी कि अंग्रेजों की गुलामी में जी रहे थे, तो ये एक वो भी समय है जब लोगों के अंदर ये जागरूकता थोड़ी पनपी कि हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं, और यहीं से थोड़े लोगों के मन में थोड़ा जागा भी कि हाँ अब हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं, तो हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। इट वॉज अ पीरियड वैन दे वॉन्टेड टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम, यानी कि ये वही समय था जब लोग चाह रहे थे कि वो क्या होना चाहते थे, आज़ाद। ठीक है, आज़ादी की शुरुआत यहीं से होती है, और इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, फिर जाके बहुत सालों बाद लगभग 1947 में हमारा देश आज़ाद होगा, जाके लगभग 250 साल अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे हम। एंड पीपल ऑफ इंडिया स्टार्टेड द टास्क ऑफ रीबिल्डिंग, और फिर जब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे 1947 के बाद, तो उसके बाद हम अपने देश का पुनर्निर्माण करने की सोचेंगे। ठीक है, एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। ठीक है, और देखिए अब हम इस चैप्टर में आगे जो पढ़ेंगे वो कैसे ये पढ़ेंगे कि इसमें कैसे हम गुलाम बने, कैसे हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, किस नीतियों को फॉलो किया, और किस तरीके से वो हमारे ऊपर हमारा अपना डोमिनेंस बनाए रखे रहे काफ़ी सालों तक, और हमें गुलाम होने के पीछे हमारे क्या क्या कारण रहे, सब हम जानेंगे इस चैप्टर के अंत तक। ठीक है, तो आज हमने एक बेसिक जो आपको समरी बताई है कि कैसे आधुनिक युग की शुरुआत होती है, और कैसे कैसे हम इस आधुनिक युग में हम अपना पुनर्निर्माण करेंगे, जो कभी 15वीं और 14वीं शताब्दी में यूरोप में जो पुनर्जागरण शुरू हुआ था, तो उसके बाद पुनर्जागरण के माध्यम से उन्होंने अपना कैसे विकास किया, उस विकास से हम भी सीखेंगे भारत के लोग, और उसके बाद भारत जब आज़ाद होगा उसके बाद हम भी अपना पुनर्निर्माण करेंगे और एक रिबिल्ड करेंगे अपने देश को। ठीक है, तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कल से। ठीक है, आज एक बेसिक समरी मैंने बताई है, इसको आप थोड़ा समझिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।